यानी देश में असली करेंसी सोना नहीं है, देश में असली करेंसी है जो कागज मैं बना दूं। यानी सिक्के रखे गोडाउन में 10,000 और प्रॉमिसरी नोट इश्यू हो गए 50,000 के। इसको आप मॉडर्न वर्ल्ड में बैंक भी कह सकते हो। पैसा हम सबको चाहिए, लेकिन ये पैसा बनता कैसे? इसको कौन बनाता है एक देश में? क्या सरकार बनाती है? आरबीआई बनाता है? बैंक्स बनाते हैं? हम सब बनाते हैं? कैसे डिसाइड होता है कि देश की इकोनॉमी में कितना पैसा सर्कुलेट होगा? और कैसे इस चीज से कि देश में कितना पैसा है, उस चीज से डायरेक्टली हम और आप गरीब या अमीर बनते हैं? जरा आज इस पैसे के सर्कुलेशन को, पैसा क्रिएट कैसे होता है, इन शॉर्ट आज हम समझते हैं हाउ इज मनी क्रिएटेड एंड हाउ इट अफेक्ट्स अस। अब वो कहा जाता है ना कि किसी भी चीज को या किसी भी इंसान के अगर आज को समझना है ना तो उसके पास्ट को समझ लो। तो चलो अब हम पैसे के जरा पास्ट को समझते हैं। तो मनी एज अ कंसेप्ट जैसे हम आज जानते हैं, कागज का टुकड़ा या डिजिटल करेंसी, इसकी शुरुआत हुई एक्चुअली बार्टर सिस्टम से। बार्टर सिस्टम यानी लेन देन, आदान प्रदान। तो अगर मेरे पास चावल है और सामने वाले मुझे एक बंदा मिल गया जिसके पास शक्कर है और उसे चावल चाहिए, तो हम दोनों एक दूसरे से अपनी कमोडिटीज को एक्सचेंज कर लेंगे और हमारी जरूरतें पूरी हो गई। अब यहां आपने एक मेजर प्रॉब्लम देखा, क्यों बार्टर सिस्टम नहीं टिका, क्यों हम उसके आगे बढ़े। एक सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसका नाम है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। जैसे अगर मान लो आज मुझे फोन चाहिए तो मैं दुकान वाले को पैसे देता हूं, अब उस पैसे से हो सकता है दुकान वाले को लैपटॉप चाहिए, तो वो जाके जिसके पास लैपटॉप है उससे ले लेगा। लेकिन बार्टर सिस्टम में क्या होता था, अगर मेरे पास चावल है और मुझे शक्कर चाहिए तो ना सिर्फ मेरे को किसी ऐसे इंसान को ढूंढना है जिसके पास शक्कर है, बल्कि उस इंसान को चावल चाहिए हो ये भी जरूरी है, तभी वो ट्रेड करेगा। क्योंकि बीच में एक कॉमन स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है जो हमको हेल्प कर सके एक्सचेंज करने में। तो एक्सचेंज बहुत कम हो पाता था और बहुत मुश्किल से हो पाता था, इसलिए बार्टर सिस्टम तो भैया नहीं चल सकता था। अब इससे हम पहुंचे सेकेंड फॉर्म ऑफ मनी पे, यानी गोल्ड, सिल्वर या दूसरे प्रेशियस मेटल्स के कॉइन्स। अब इसमें वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट वाली प्रॉब्लम खत्म हो गई, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम आई। अगर मैं अपने जेब में सोने के सिक्के लेके घूमूंगा तो मुझे कोई लूट लेगा, कोई मुझे मार देगा, कोई चोरी कर देगा। और भारी भारी सिक्के लेके लंबी लंबी यात्राएं पैदल करना, घोड़े पे करना, बैलगाड़ी पे करना, कई कई दिन महीनों में उन सिक्कों को संभालते रहूं, बहुत ही रिस्की था। तो व्यापारी ये करना नहीं चाहते। तो अब हम बात करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ मनी की, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इनफैक्ट इस फॉर्म ऑफ मनी का ही एक वर्जन हम आज तक देखते हैं। तो ट्रेडर्स ने एक बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाला। वजह है कि वो कमर में सोने के सिक्के की पोटली बांध के घूमे, उनके बीच में एक मिडलमैन आया जो शहर का जाना माना नाम होता था, जिसको लोग ट्रस्ट करते थे। चलो उनको हम नाम देते हैं सेठ जी। तो ट्रेडर्स जाते थे सेठ जी के पास, अपने 1500 सोने के सिक्कों की पोटली उनसे जमा कराते थे, उनके पास रखवाते थे, और वो बदले में प्रॉमिसरी नोट देते थे कि हाँ, इस व्यापारी के 500 सोने के सिक्के मेरे पास हैं। ये ऐसा वो एक कागज में लिख के मोहर लगा के दे देते थे। अब व्यापारी की प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो गई? उसे पोटली लेके घूमना नहीं है, वो बस एक पर्ची अपने जेब में रख के घूम रहा है, और जब भी उसने कुछ ट्रेड किया 500 सिक्के किसी को देने, उस सिक्के देने के बजाय वो नोट दे देगा और बोलेगा वहां से उठा लेना, 500 सिक्के मेरे उनके पास जमा है। बहुत कुछ जैसा आज के नोट में होता है। तो अब देखो, अभी तक हमने 3 फॉर्म ऑफ मनी डिस्कस किए। पहला था बार्टर सिस्टम, दूसरा था गोल्ड कॉइन्स, और तीसरा था गोल्ड बैक्ड प्रॉमिसरी नोट, यानी कि गोल्ड बैक करेंसी। अब हम चौथा फॉर्म डिस्कस करने वाले हैं। अब पता है, ये चौथे फॉर्म के कारण ही ना आप देखते हो कि कोई देश तो बहुत डेवलप हो रहा है और कोई देश डूब रहा है। आप देखते हो कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब। ये चौथा फॉर्म ऑफ मनी ना बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका नाम है पेपर करेंसी या फिर नॉन गोल्ड बैक्ड करेंसी। अब ये कैसे हुआ? तो देखो, अभी तक थर्ड फॉर्म ऑफ मनी में हम देख रहे थे जो गोल्ड बैक करेंसी था, कि लोग आके, व्यापारी आके अपने 100 सोने के सिक्के जमा कराते थे और इसके बदले में 100 सिक्कों का एक प्रॉमिसरी नोट सेठ जी उस व्यापारी को दे देते थे। यानी जो प्रॉमिसरी नोट इश्यू होते थे वो गोल्ड बैक्ड थे। अब धीरे धीरे इससे क्या होने लगा, इसको काउंट करते हैं। ठीक, एक व्यापारी आया, उसने अपने 100 सिक्के सेठ जी के पास जमा कराए और पर्ची लेके चला गया। दूसरा व्यापारी आया,
उसने 200 सिक्के जमा कराए, पर्ची लेके चला गया। तीसरा व्यापारी आया, उसने 500 सिक्के जमा कराए, पर्ची लेके चला गया। यानी सेठ जी के पास अब 800 सोने के सिक्के हैं। लेकिन वो क्या देख रहे हैं कि यार मेरी पर्ची से हर कोई ट्रेडिंग कर रहा है। जिस व्यापारी को मैंने 100 सिक्कों की पर्ची दी थी, उसने कोई सामान खरीदा और वो पर्ची किसी और को दे दी। वो पर्ची से उसने भी कोई सामान खरीदा और वो पर्ची आगे किसी को दे दी। तो लोग पर्चियां एक्सचेंज कर रहे हैं, प्रॉमिसरी नोट एक्सचेंज कर रहे हैं। सोना असल में लेने तो कोई आता ही नहीं है। यानी मेरी साइन की हुई जो प्रॉमिसरी नोट है वो ही करेंसी बन गई है। कोई सच में मेरे से पोटली लेने आ नहीं रहा है। लोग तो बस वो कागज रखना इतना कन्वीनियंट है कि कागज ही आपस में ट्रेड किए जा रहे हैं। हर कोई अपना असली सोना आके मेरे पास जमा कराता है, बदले में मुझसे एक कागज का टुकड़ा ले जाता है और उससे आपस में एक्सचेंज किए जाता है। अब यहां उन्हें एक बड़ी सी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिख गई और इस लालच का परिणाम ना आज तक हम इस दुनिया में भुगत रहे हैं। लेकिन इस लालच से ऐसा हुआ क्या, क्यों हम आज तक इसको भुगत रहे हैं, चलो समझते हैं। तो सेठ जी ने देखा कि मेरा साइन किया हुआ कागज का टुकड़ा ही तो लोग जेब में लेके घूमते रहते हैं। यानी देश में असली करेंसी सोना नहीं है, देश में असली करेंसी है जो कागज मैं बना दूं। लेकिन एक लिमिटेशन है, मैं कागज उतने ही बना सकता हूं जितना सोना मेरे पास जमा है। लेकिन फिर वो एक चीज देखते हैं कि क्यों ये लिमिटेशन, क्यों? कभी भी अगर मेरे पास 100 व्यापारियों ने 10,000 सिक्के जमा करा के रखे हैं तो वो सारे 100 व्यापारी एक साथ एक दिन अपने 10,000 सिक्के लेने आ जाएं, ऐसा तो कभी होगा नहीं। तो सेठ जी को दिखा कि अगर 10,000 सिक्के मेरे पास रखे हुए हैं और 10,000 सिक्कों के मैंने प्रॉमिसरी नोट इशू किए तो कभी पूरे सिक्के लेने कोई आने ही नहीं वाला। तो वो क्या करते हैं, वो 10,000 सिक्कों के बदले 50,000 सिक्कों के प्रॉमिसरी नोट इशू कर देते हैं। उन्हें पता है कि कोई लेने आ भी गया पोटली तो मेरे पास 10,000 सिक्के तो रखे हैं ना, जितने मांगेगा उतने दे दूंगा। सारे लोग एक साथ आ जाएं, ऐसा तो होने वाला नहीं है। यानी सिक्के रखे गोडाउन में 10,000 और प्रॉमिसरी नोट इश्यू हो गए 50,000 के। इसको आप मॉडर्न वर्ल्ड में बैंक भी कह सकते हो। अब इससे हम आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में कि कैसे आज बैंक देश में असल में पैसा बनाते हैं। एक मनी को हवा से, जादू से क्रिएट करते हैं बैंक्स। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप और मैं हैं, मेरे पास 1,000 रुपए हैं जो आपको चाहिए। मैंने आपको 500-500 के 2 नोट आपको दे दिए। अब वो 500 के नोट मेरे पास से चले गए, उस नोट को मैं यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो आपके पास चले गए। आप उसको यूज कर सकते हो। ये सिस्टम एकदम फेयर है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। अब आते हैं जब यही ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू हो रहा है तो क्या होता है। अब मेरे पास 1,000 रुपए हैं, मैं बैंक गया और मैंने 1,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट कर दिए। अब जब मैं अपने बैंक का ऐप खोलूंगा ना तो उसमें दिखेगा 1,000 रुपए डिपॉजिटेड। अब बैंक को कुछ एक लिक्विडिटी मेंटेन करनी होती है ताकि कोई विड्रॉल्स आ जाए तो उसके पास रहे। तो वो आज देश में अलग अलग रेशो मिला के 25% के आसपास है। यानी मेरे 1,000 रुपए में से 25% बैंक को लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स में रखने हैं, लेकिन बाकी के 75% को वो लोन के जैसे दे सकता है। यानी मैं बैंक में जाके 1,000 रुपए डिपॉजिट करता हूं, बैंक उसमें से 250 रुपीज अलग रखता है और बाकी 750 रुपीज किसी को लोन में दे देता है। अब देखो क्या हुआ, मैंने बैंक में जब पैसे डिपॉजिट किए तो मैं ऐप खोलूंगा ना तो मुझे भी 1,000 रुपए का डिपॉजिट दिख रहा है और जिसने लोन लिया उसको बैंक ने पैसे ट्रांसफर किए, उसको भी 750 रुपीज का डिपॉजिट दिख रहा है। अब मैं चाहूं तो अपने 1,000 रुपए जिस दिन चाहूं एटीएम से निकाल सकता हूं और जिसने लोन लिया वो भी अपने लोन का पैसा 750 रुपए एटीएम से विड्रॉ कर सकता है। तो टोटल मनी जो आरबीआई ने प्रिंट किया था वो 1,000 रुपए था, लेकिन वो अब मैं भी चाहूं तो निकाल सकता हूं और जिसने लोन लिया वो भी उस पैसे को यूज कर सकता है, एटीएम से निकाल सकता है। यानी अब टोटल वो 1,000 रुपए बैंक के एक ट्रांजैक्शन के कारण 1,750 रुपीज हो गए। जादू से बैंक ने 750 रुपए क्रिएट कर दिए। अब यहां बात खत्म नहीं हुई, ये 1,000 का 1,750 नहीं हुआ। मान लो जिसको वो 750 रुपए लोन मिला था उसने जाके उससे कोई सामान खरीद लिया, उस पैसे से उसने सामान खरीदने के लिए वो लोन लिया था। अब वो 750 रुपीज उसने जिस दुकानदार को दिए उसने भी वो पैसा बैंक में जमा कर दिया। अब उसने 750 रुपीज बैंक में जमा किए, बैंक क्या करेगा, 25% उसमें से भी रखेगा और बाकी के मान लेते हैं 600 रुपए होते हैं तो 600 रुपए आगे फिर से लोन में दे देगा। आरबीआई सोचेगा यार मैंने तो 1,000 ही रुपए देश में प्रिंट किए थे, ये ऑलरेडी 2,300 रुपीज हो चुके हैं।
और अभी खत्म नहीं होगा। ये साइकिल शायद 5 बार, 8 बार, 10 बार चलता रहेगा। और आपके जो 1000 रुपए ओरिजिनली आरबीआई ने प्रिंट किए थे ना, वो शायद बढ़ के 3-4 हजार रुपए हो जाएंगे। और 1000 रुपए का एग्जाम्पल था ना, ये जब करोड़ों के डिपॉजिट्स पे करोड़ों के लोन्स इशू होते हैं और बार बार इशू होते हैं, बार बार बैंकिंग सिस्टम पे ये पैसा घूमता रहता है, डिपॉजिट लोन डिपॉजिट लोन। ये पैसा कहाँ है? ये पैसा तो कभी छपा ही नहीं। इतना पैसा जितना शायद सरकारों ने कभी सोचा ही नहीं था कि देश में होगा। अब एक और तरीके से, मेजर तरीके से पैसा बनता है, जो हमने देश जब सच में पैसा छापता है। कई देशों में सरकारें, कई देशों में सेंट्रल बैंक, हम इसलिए देश बोलते हैं कि व्हेन कंट्री प्रिंट्स मोर मनी, तो क्या होता है। अब सरकारों के लिए, देशों के लिए बहुत आसान होता है। लोन ले लो, हजारों करोड़ का लोन ले लो। और मैं ये किसी एक गवर्नमेंट के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं जनरली जो देशों में होता है वो बात कर रहा हूं। लोन ले लो, किसी भी चीज के लिए लोन ले लो। हमको सड़क बनानी है, ओवरब्रिज बनाना है, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है, अस्पताल बनाने हैं, लोन ले लो। वो लोन का पैसा भ्रष्टाचार करके खुद दबा लो, और उसके बाद जब पेबैक करने की बारी आए, अब पैसा तो लौटाना है ना, किस्त तो आ रही है, तो क्या करोगे आप? तो क्या हुआ? प्रिंटिंग प्रेस तो आपकी है ना, नोट को छाप दो। अच्छा, 10,000 करोड़ का लोन देना है, 10,000 करोड़ के नोट छाप दो। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा देश ऐसा करता है या सरकारें ऐसा करती है, लेकिन ऐसा कई देशों में हुआ है। अगर आपको मैं एक ग्राफ दिखाता हूं कि अर्जेंटीना में और जिम्बाब्वे में वहां की करेंसी की वैल्यू कितनी तेजी से कम हुई और कितने ज्यादा वहां साल दर साल नोट छापे गए। तो सरकारें अपना लोन पहले तो उठाती हैं डेवलपमेंट के नाम पे, वो भ्रष्टाचार करके खुद अपनी जेबें भर के स्विस बैंक में पैसा जमा करा देती हैं, और उसके बाद जब उसको चुकाने की बारी आती है तो देश में पैसा छापती है। प्रिंटिंग प्रेस तो मेरी ही है ना, छाप लूंगा मैं नोट, और मैं खूब सारे नोट छाप लेता हूं, जिसका असर क्या होता है पता है आपको? जिसके कारण आप और मैं गरीब हो जाते हैं। पता है कैसे? वीडियो का आखिरी पार्ट है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए एक बहुत छोटा सा गांव है जहां 10 घर है। अब हर घर का अगर पैसा जोड़ लिया जाए, किसी के पास 200 रुपए है, किसी के पास 500 रुपए है, तो 10 घरों का अगर मैं पैसा मिला लूं तो उस गांव में सबके पास मिला के 5,000 रुपए है। और जो सबसे अमीर आदमी है ना उस गांव का, उसके पास 2,000 रुपए है। तो ठीक है, मैं उस जमीन की कीमत डिसाइड कर लेता हूं 5,000 रुपए कि आप सब मिलके ले लेना। अब अगले दिन क्या होता है, इससे पहले कि सौदा हो, अगले दिन क्या होता है कि अचानक से आसमान से नोटों की बारिश होती है, और गांव वालों के पास, अब पूरे गांव वालों के पास पहले 5,000 रुपए थे, अब पूरे गांव वालों के पास मिलके 5 लाख रुपए हो जाते हैं। और जो सबसे अमीर आदमी है ना, उसके पास 20,000 रुपए आ जाते हैं। और अब वो अमीर आदमी चाहता है कि मैं अकेले ये जमीन ले लूं। सबके साथ मिलके मेरे को लेना पड़ रहा था क्योंकि पैसे नहीं थे। ये जमीन 5,000 में बेच रहा है, मैं अकेला ले लेता हूं, मेरे पास तो 5,000 रुपए हैं। वो मेरे घर आता है और कहता है ये आप जमीन 5,000 में सबको देने वाले थे, अकेले मुझे दे दो। और मैं उसे कहता हूं कि आज सुबह ही ना 2 लोग और आके गए और वो मुझे 6,000 रुपए दे रहे हैं, तो अब तो मैं जमीन 8,000 रुपए में बेचूंगा। और मैं ये बात कर ही रहा हूं, एक और गांव वाला आता है, मैं उसे भी कहता हूं देखो ये 8,000 में देने को रेडी है, वो कहता है 10,000 में दे दो। और ऐसे कर करके मैं जमीन का प्राइस बढ़ाता जाता हूं और अल्टीमेटली मैं 50,000 रुपए पे उस जमीन को बेचता हूं। तो क्या हुआ? ज्यादा पैसे जब आसमान से टपके तो चीजों की कीमत बढ़ गई। जिस जमीन की कीमत 5,000 रुपए थी और पूरा गांव मिलके मुश्किल से खरीद पा रहा था, अब पूरा गांव रातों रात माला माल हो गया, तो सब ज्यादा की बोली लगाने लगे और उस जमीन की कीमत एक रात में 50,000 रुपए हो गई। तो नोट तो फ्री के बरसे, लेकिन जो चीज 5,000 में मिल रही थी वो अब 50,000 में मिलने लगी, यानी करेंसी डी वैल्यू हो गई। इस सब से आप कैसे बच सकते हो? आप देख रहे हो ना, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब। और आप देख रहे हो ना कि ना तो बैंक्स कितना लोन देंगे ये हमारे कंट्रोल में है, ना देश कितने नोट छापेगा ये हमारे कंट्रोल में है। तो आपके कंट्रोल में क्या है? आपके कंट्रोल में बस एक चीज है कि आपके देश में जितने नोट छप रहे हैं और उसके कारण जितनी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, आप अपने पैसे को उससे ज्यादा तेजी से कंपाउंड करिए। यानी अगर महंगाई 7% से बढ़ रही है तो आप अपने पैसे को 12% से कंपाउंड करिए। ये एक रास्ता है हमारे पास बचने का। तो अब आप 12% से कंपाउंडिंग कैसे करोगे? स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके हो सकता है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके हो सकता है, गोल्ड में इन्वेस्ट करके हो सकता है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके हो सकता है। खास करके अगर आप स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड वाला रास्ता लेना चाहते हो तो आपको ज्वाइन करना चाहिए फिनोलॉजी 1। क्यों ज्वाइन करना चाहिए आप? क्योंकि आपको यहां मिलेगा फिनोलॉजी टिकर का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन,
जहां आप 5000 से ज़्यादा कंपनीज को एनालाइज कर सकते हो और ये प्लेटफॉर्म आपकी हेल्प करेगा अच्छे शेयर्स आप खुद पिक कर सकें उसमें। क्यों ज्वाइन करना चाहिए आपको फिनोलॉजी वन? क्योंकि यहां आपको मिलेगा क्वेस्ट पे इन डेप्थ कोर्सेज, जिससे आप एक्चुअली अपनी पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग और स्टॉक इन्वेस्टिंग को सीख सकते हो। क्यों ज्वाइन करना चाहिए आपको फिनोलॉजी वन? क्योंकि यहां आपको मिलेगा रेसिपी बाय फिनोलॉजी, जहां आप अपनी खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो। हर हफ्ते आपको एक नई स्टॉक रिपोर्ट मिलेगी, जिससे आप जो बुरे स्टॉक्स हैं उनको फिल्टर आउट करके अपना फोकस अच्छे स्टॉक्स और अच्छे म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हो। इसलिए आपको ज्वाइन करना चाहिए फिनोलॉजी वन। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।